अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का वफ्द अमेरिका में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश कर रहा है। पाकिस्तान के सफारती वफ्द ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बिलावल भुट्टो दोनों वज़राए आज़म को एक दूसरे की कॉपी और दुनिया के लिए बदतरीन शख्सियात करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए मजीद कहा कि दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा आला है जिसे मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया की हुकूमत इसी चीज को खित्ते पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है कि अगर इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में कहीं भी हमला हुआ तो इसका मतलब पाकिस्तान से जंग है। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के मसले के हल के साथ साथ सिंध तास मुआहदे के पर भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा कि मोदी को एक ज़माने में गुजरात का किस्साई समझा जाता था, फिर वो कश्मीर के किस्साई बने और वो शायद वादी सिंध की तहजीब के किस्साई बनना चाहते हैं, जैसा कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से वाज़े होता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए कमर कस ली है। आज तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ इमरान खान के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की गई। उसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मैं खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे। सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक का लाए अमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। पीटीआई लीडरशिप तहरीक के लिए कितनी तैयार है? इमरान खान साहब जेल से तहरीक कैसे लीड करेंगे? अली अमीन गंडापुर की बजाय उमर अयूब की जिम्मेदारियां क्यों दी गई? तहरीक के ऐलान के बाद पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होगा और हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में बिलावल भुट्टो के बयानात कितने अहम है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा अमेरिका में मौजूद हैं। कल उन्होंने गुफ्तगू करते हुए नरेंद्र मोदी का नेतन्याहू से मवाजना किया। मोदी को टीमू की कॉपी भी कहा गया। जैसे ये वफ्द पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान के बयानिए और सफारतकारी को कितनी तकवीत मिल रही है? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का ख़ास फजल हुआ इस वक्त बड़े अरसे के बाद, बल्कि मैं कह रहा हूँ कई दिहाइयों के बाद, पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त और वक़ार के साथ लिया जा रहा है दुनिया में। और अल्लाह का ये ख़ास फजल है, अल्लाह का फ़जल है। बाकी सारी एफ़र्ट्स जो हैं उसमें हुई, कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। अब इसमें 3-4 स्टेप्स हैं। पहला था कि जो भारत का अपना इमेज, भारत एक वक्त था सेकुलर भारत, जहाँ जिसे जमहूरियत का सिंबल कहा जाता था, जिसे इंसानी हकूक़ के हवाले से जाना जाता था। फिल्म इंडस्ट्री, सॉफ्ट इमेज और एक उभरती हुई बड़ी मिडिल क्लास मार्केट। फिर नरेंद्र मोदी आ गया, बल्कि अब तो सरेंडर मोदी उसको अपने उसके कहने लग गए। फिर सरेंडर मोदी आ गया। सरेंडर मोदी ने गुजरात में जो कारकर्दगी दिखाई, इंतहा पसंदों ने उसे दिल्ली में बिठा दिया। तो फिर वो आ गया और फिर भारत बदला। तो पहला भारत का इमेज है जो 7 मुल्कों में दहशतगर्दी करवा चुका है और पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी करवा रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है। आज ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि G7 में सरेंडर मोदी को अभी तक दावतनामा नहीं मिला कनाडा में। तो पहला भारत का इमेज। दूसरा, पहलगाम में जो उसने जो दहशतगर्दी हुई पहलगाम में, और दहशतगर्दी कहीं भी हो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में जो ड्रामा रचाया, पूरी दुनिया ने खुद इंक्वायरीज करवाई और पता चला कि पाकिस्तान को उसमें किरदार नहीं। तीसरा, जब भारत ने बुज़दिलाना रात की तारीकी में हमले किए और हमने उसका जवाब दिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, और ईंट का जवाब पत्थर, दुनिया ने वो देखा जी। चौथा, हमारा जो इत्तेहाद था और हमारा जो मौक़िफ़ था और हमारा जो परफॉर्मेंस थी। अब ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इनकी वजह से आज भारत इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद पीछे है, और हम सफारती तौर पर और जंगी मैदान में और सियासी तौर पर और सहाफ़ती तौर पर भारत से बहुत आगे हैं। नो डाउट। और फिर भारत ने जो झूठ बोले और फिर जिस तरह, तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में सुना जा रहा है, फ़ज़ा साजगार है।
बिलावल भुट्टो ने बहुत खूबसूरत बात की है और ये बात अच्छी बात की और है भी ऐसी बात कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये नेतन्याहू की एक वो जो होता है ना कार्बन वो कॉपी, फोटो सस्ती कॉपी है और कॉपी है। फोटो कॉपी भी वो हाँ फोटो कॉपी भी बुरी कॉपी वो जो बिलावल भुट्टो ने कहा सस्ती कॉपी है, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी इसके पीछे भी इसराइल था और नेतन्याहू था। यस, और ये इसराइल वाज भारत द को एक ओनली वहम हो कंट्री गया जिसने था कि सपोर्ट जिस किया तरह था। बिल्कुल सही। और जिस हाँ और ये और भारत को ये वहम हो गया था कि जिस तरह गजा में वो जुल्म कर रहा है इसराइल, इस तरह पाकिस्तान भी एक गजा होगा या पाकिस्तान भी एक मकबूजा कश्मीर होगा या फलस्तीन होगा, लेकिन उसका ये वहम दूर हो गया। डीजे एसपीआर ने दो बिल्कुल जुमले में अच्छा जरूर कहा कहना था चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो वफ्द है, मैं माजरत शजिया में बात मुकम्मल कर रहा हूँ, पाकिस्तान का जो वफ्द है ये मेरा वफ्द है। इस वक्त हमारी जो इंटरनल सियासत है, मेरे जो बिलावल भुट्टो के हवाले से मेरे जो ख्यालात हैं या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो पीछे हैं। इस वक्त मेरी दुआएं उनके साथ हैं और वो अच्छी कारकर्दगी उनको दिखानी चाहिए। ये बड़ी जंग है, सफारती जंग जो हमें आगे लड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और शहबाज शरीफ ने भी गुज़श्ता दिनों तुर्की समेत चंद अहम ममालिक के दौरे किए हैं। अब इतलात है कि शहबाज शरीफ साहब ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इन दौरों को? पाकिस्तान के हालात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप बड़ी जोकीली हो गई हैं। आपने शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे ये कह के आपने ना मेरे कौमी जज्बे को ठेस पहुंचाई है। अब आप देखिए शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब ने दौरे किए, बहुत अच्छी बात है। तुर्की जो वो मुल्क, उन मुल्कों के दौरे किए जो मुल्क हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में दोस्ती का हक अदा किया, और इसमें अभी चीन भी जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं, वो लंदन में शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच गए, तो इसका मतलब है अपने घरों में जाएंगे, पहुंच गए। खैर शहबाज शरीफ का तो सऊदी अरब भी घर नहीं है, उनका दिल तो होता है कि कोई ऐसा ही घर बन जाए कहीं। लेकिन ये वो लोग हैं जो जब मुझे दुख तकलीफ तब होती है जब ये जला वतन थे तो तड़प रहे थे, हाय साडी ये भी ईद बार हो गई, हाय असी रुल गए, साडी अपने मुल्क के चीज। इनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि कितनी ईदें इन्होंने इधर मनाई हैं जी। तो शहबाज शरीफ साहब तो वो पंघूड़े पे बैठ के, जाहिर है सरकारी खर्चा है, तो उन्होंने कहा कि चलो वहीं चलता हूँ, तो वहां जाके ईद मना लेते हैं। इस ईद का कोई पाकिस्तान से या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से या कोई हमारे से कोई राब्ता नहीं, ये उनकी अपनी जाती ख्वाहिश है। बिल्कुल। अच्छा चले तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर बात करें तो इमरान खान साहब ने तो एक तहरीक का ऐलान कर दिया है, करीब मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे और खुद एहतजाज लीड करेंगे। आप ये एहतजाज कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ बन गए, आपको पता है, उन्होंने खुद अपने लिए वो ओहदा रखा है, मुबारक हो उनको इस पर। दूसरी बात है, एक अच्छा फैसला उन्होंने ये किया कि अली मीन गंडापुर को कहा कि आप फोकस करो केपी के मामलात को, केपी का खैबर पख्तूनख्वा पर, और बैरिस्टर गोर को कहा कि आप फोकस करो जो पार्टी मामलात और आलमी वो जो डिप्लोमेटिक सर्कल है उन पर। तो उमर अयूब साहब जिनकी नशिस्त खतरे में है, और ये आपको मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद में आजकल ऐसी बातें हो रही हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, खास तौर पर कौमी असम्बली के मेंबरान की नाहलियों का सीजन शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल। चित्राली साहब जो हैं वो नाहल हो गए, इसके बाद उमर अयूब साहब की बारी है, इसके बाद और मुबैना तौर पर नाहल होंगे। और इसकी दो वजह हैं जो इस्लामाबाद में अफवाहें चल रही हैं या खबरें चल रही हैं या गप्पें चल रही हैं। एक कि मुस्लिम लीग का इन्हिसार ख़त्म करना पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग के पास इतनी सीटें हो जाएं कि वो अकेली कोई आईनी तरमीम कर सके, वो 27वीं हो कोई भी हो। तो दूसरा बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनाना, तो मतलब तरीके इंसाफ से अपोजिशन लीडरी भी ले लेना, तो बिलावल भुट्टो, तो बिलावल साहब की भी बचपन की ख्वाहिश है, जरदारी साहब की बचपन की ख्वाहिश थी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना, उस बिलावल की ख्वाहिश है कि अपोजिशन लीडर बनकर फिर प्राइम मिनिस्टर बनना, तो मतलब सारों की ख्वाहिशें पूरी होंगी। इमरान खान साहब ने उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को इस इस्तेजाज, मुल्क गिर इस्तेजाज की मुहिम का इंचार्ज बनाया है। अब 2-3 अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें जी
तो एक तो ये वक्त नहीं है, वक्त नहीं है मुनासिब, क्योंकि कौम अभी भी जंग टली नहीं है, भारत और हमारा आमना सामना है, तो कौम या मुल्क एक और तरफ लगा हुआ है, इश्यूज और हैं। दूसरा, ईद आ रही है और उसके बाद मुहर्रम आ रहा है। ईद और मुहर्रम के दौरान अगर ये कुछ करेंगे तो वो दफ़ा 144 इनका सामना करेगी और इनको फेंटियाँ पड़ेंगी कि ये भाई सिक्योरिटी के मामलात हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। जी। तीसरा, इस वक्त जो लीड करने का है, क्या उमर अयूब पूरे मुल्क को लीड कर पाएगा, ये एक बड़ा मसला है। चौथा, मकसद मुझे नजर नहीं आ रहा कि मकसद क्या इससे क्या है। इमरान खान साहब की रिहाई वो तो मुमकिन नहीं है। क्या इस तरह का इhtजाज होगा कि हुकूमत हिल जाएगी, ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, और पांचवा, हिकमत अमली, विजन, यानी इस हवाले से तो हिकमत अमली इमरान खान साहब ने अभी देनी है। तो अगर हिकमत अमली ऐसी हो कि जिसमें इhtजाज एक शो किया जाए और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आए, तो वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन कोई इतना बड़ा इhtजाज नजर नहीं आ रहा। और एक आखिरी बात जो मैं जरूर करना चाहूंगा कि ऊपर इमरान खान है, नीचे उनके साथ लोग खड़े हैं, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। तो जो पार्टी की अपनी ग्रुप बंदी है, जो अपनी लड़ाइयां हैं या जो अपने चीजें हैं, अगर इमरान खान साहब अलीमा खान को इसकी दे देते सरबराही के अलीमा खान ये लीड करेंगी, तो इससे बेहतर तरीके से हो सकता था। क्योंकि हमारा कल्चर है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, ये मरूसी सियासत लानत होती है, लेकिन फिर उन पे भी तो वही क्रिटिसिज्म होता है ना कि मरूसियत की सियासत शुरू कर दी है इमरान खान साहब ने भी, जिनके खिलाफ वो सारी जिंदगी बोलते रहे। नहीं, ये इhtजाज या तहरीक का किसी को लीड करना, और जब आप अंदर हो, आपका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन अंदर हो, सदर आपका जो परवेज इलाही साहब बीमार हो, इसके अलावा जो मेन लीडरशिप आपको छोड़ चुकी हो, बाकी लोग जो जेलों में हो, यास्मीन राशिद समेत, और पार्टी में कोई ऐसा ना हो, तो ये एक तहरीक के लिए कहा जा सकता है कि आप लीड करो। और अगर वो लीड करती तो बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। लेकिन इस वक्त इस क़यादत के साथ, इस ग्रुपबंदी के साथ, इन हालात में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो जेल में है और वो इन खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। तो इसके बावजूद इस तरह की तहरीक का ऐलान करना और कहना कि मैं उसको खुद लीड करूंगा, आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटीज, बाहर की सिचुएशन का कोई कंफर्म पता नहीं है? क्या उनको प्रॉपर्ली क्लैरिटी नहीं दी गई कि बाहर क्या हो रहा है जो मिलने जाते हैं? ये तो डेफिनेटली ठीक बात है कि, और ये हमने देखा है कि इमरान खान साहब को जो एक मखसूस लोग मिल पाते हैं, वो मखसूस किस्म की चीज़ें बताते हैं, और एक ही दिन अगर बैरिस्टर गौर और अलीमा खान मिल के बाहर निकलते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें वो आकर बताते हैं। तो ये भी एक बड़ी हैरत की बात है। नंबर 2, इमरान खान यही इमरान खान है। आप उनसे इस बात पे तनकीद भी कर सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं। यही इमरान खान है, यही उसकी स्ट्रेंथ है, यही उसकी वीकनेस है। यानी आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म के हालात से, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मैं पता नहीं गालबन ये जनवरी के लास्ट में मैं मिला था इमरान खान साहब से, इलेक्शन से पहले जी। ये मैं जो पहली मुलाकात, तो मैंने उनसे कहा कि आपका बल्ला छिन चुका, तो आपका पार्टी टूट चुकी, इलेक्शन आ रहा है, तो आप तो फारिग हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है कि 8 फरवरी सरप्राइज का दिन है, कौम ने तय कर लिया और तुम्हें पता चलेगा कि 8 फरवरी को कौम कितना बड़ा सरप्राइज देगी। और वही हुआ। तो पार्टी के जो इमरान खान की हिमायत है इस वक्त भी अनडाउटेबली वो नंबर 1 पे है पॉलिटिकल पार्टियों में, लेकिन पार्टी नहीं है दरमियान में, लीड करने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि आपने अभी कहा, इमरान खान साहब ने अचानक फिर से बड़ा हार्ड स्टांस ले लिया है जी। अभी 1-2 दिन की उनकी गुफ्तगू या पैगामात सामने आए, वो फिर से वही हैं जो बड़े सख्त वाले हैं। और इससे ये साबित होता है कि सब कुछ इस वक्त एक बंद गली में। और इमरान खान साहब उसकी वजह बताते हैं कि मैं केस नहीं मेरे लग रहे, ना लगाए जा रहे हैं, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, किताबें तक नहीं पहुंचने दी जा रही, वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त इमरान खान की जो पास पार्टी क़यादत है
और जो मौजूदा हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होगा अगर कोई बहुत बड़ी कोई तहरीक चल पाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कोई पाए। ऐसा क्राउड पुलर या उसको लीड करने वाला है। ठीक है भट्टी साहब, मुझे ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। भट्टी साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जिस तरह से कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा और आप भी कह रहे थे कि पीटीआई बंद गली की तरफ चली गई है, सख्त फैसले हो रहे हैं, उनको पाबंदियां भी हैं और उनको खास उम्मीद भी नहीं है अपनी अदलिया पे। तो फिर व्हाट डू यू थिंक कि इस सारी सिचुएशन में अगर तहरीक का ऐलान ना किया जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो भी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि कोई लीडरशिप की कमी है, तो व्हाट एल्स इमरान खान शुड बी डूइंग? और क्या ऑप्शंस है फिर उनके पास? क्या वो जो ऑफर्स की जा रही है वो एक्सेप्ट कर लें? मेरा खैर नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऑफर भी की जा रही है। इस वक्त आपको पता है कि हालात बिल्कुल, हुकूमत जो हमारी मुसल्लह अफवाज जन आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल या हमारी फ़िज़ाइया या हमारी नेवी या हमने जो फेंटी लगाई भारत को, उसका जो एक फीलिंग है, बर्तरी है, उसकी जो फतह है, उसको ये हुकूमत जो है वो भी ज़ाहिर है उसको भी उसका फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल तो हुकूमत इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर है, ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पे है कि वो समझती है कि अब ये कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमतें कब अपोजिशन से मुज़ाकरात करती हैं? जब वो दबाव में हो, उनका कोई मतलब फंसा हुआ हो। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी वाले जब भी बजट के करीब आते हैं तो एक नारा मारते हैं एमक्यूएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि हमारे तो वो मुतालबात माने नहीं गए, तो हम तो हो सकता है बजट में साथ वोट ही ना दे। बिल्कुल। तो ये क्या होता है? ये सियासी ब्लैकमेलिंग होती है ताकि हमारी भी सुनो भाई, हमारे भी मामलात हल करो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत पे को ब्लैकमेल कर सके, और हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के नीचे लग सके। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर अवामी ताकत के बावजूद अब उसे क्या करना है बड़ा अहम है। अगर उसने कुछ भी करना है तो उसमें हिकमत अमली वाज़ेह होनी चाहिए, उनका आपसी इत्तेहाद होना चाहिए। और ये डेफिनेटली है कि मैंने ये जो लास्ट इमरान खान से मुलाकात हुई पार्टी के, तो इमरान खान को बताया गया कि हमारी पार्टी के कोई 30 के करीब यानी लोगों को जो एमएनएज हैं उनको जब 9 मई के मुकदमों के फैसले होंगे तो उनमें 30 के करीब एमएनए हमारे नाहल हो जाएंगे और हमसे अपोजिशन लीडरी भी ली जा रही है और हमारे खिलाफ क्रैकडाउन भी होने वाला है, ये उनको बताया गया। तो उन्होंने कहा कि आप मुल्कगिर एहतजाज चल करें। तो जाहिर है उनके पास ऑप्शन यही है। इस पे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहसीयत सियासी जमात तो यही ऑप्शन रह गया, तो उन्होंने यही करना है। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी भी थोड़ी बदली है। पीटीआई की लीडरशिप में जो तब्दीली आई है, अली अमीन गंडापुर साहब की बजाय उमर अयूब खान को और सलमान अकरम राजा को ये फैसला, ये इख्तियार देने का फैसला हुआ है। आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब अब ट्रस्ट नहीं करते? जैसे वो कह रहे थे कि जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, मुझे उनका पता है, अली अमीन गंडापुर को क्यों साइडलाइन किया गया है? अच्छा, ये भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़ा सियासतदान है, उससे मेरी बात हुई कोई 3 दिन पहले मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा इमरान खान साहब को पता नहीं है कितने कंप्रोमाइज लोग हैं, कितने अंदर विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हैं, कितने रॉन्ग नंबर्स हैं, कितने ब्रूटस हैं। तो कहता है पता है उनको। तो फिर मैंने कहा, कहता है कि मैंने ये अभी मेरी जो कल मैं मिल के आया हूँ, उसने कहा कि इमरान खान साहब को मैंने बताया साइड पे करके। तो इमरान खान साहब ने कहा यार देखो मेरी इस वक्त पोजीशन क्या है, मैं जेल में हूँ और पार्टी इस वक्त मुश्किल में है, इम्तिहान में है। जो मेन लोग थे वो या छोड़ गए हैं या जेलों में हैं। तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? हमें इस वक्त ये करना चाहिए कि इन्हीं लोगों के साथ 19-20 करके, कोई कभी लेफ्ट करके राइट करके, टीम तो यही है ना, इस टीम को कभी किसी को ओपनिंग बैट्समैन चेंज कर दो, बॉलिंग में तब्दीली कर दो, फील्डिंग में तब्दीली कर दो, तो इन्हीं के साथ खेलना है। तो मेरे लिमिटेशंस हैं, तो थोड़ा सा सब्र करो, ये उसने मुझे बताया। तो अब इशू ये है कि सलमान अकरम राजा साहब के तमाम तर, अभी तो एक तो उनको आए 6 महीने, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं है पार्टी में उतनी जितनी होनी चाहिए, और उनको कहा जाता है कि ये अलीमा खान ग्रुप हैं। तो जो हैं उमर अयूब साहब पे डेफिनेटली वो फ्रंट से लीड करते आए हैं। 26 नवंबर या उससे पहले वो नजर आए हैं। तो उमर अयूब हैं, और मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इकट्ठी हो जाए और तहरीक अगर उसने कोई चलानी है तो उसमें अगर अलीमा खान को लीड करें उमर अयूब के साथ मिलकर तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। उमर अयूब साहब इतना मोबिलाइज कर पाएंगे। आपने लास्ट देखा होगा 26 नवंबर का नहीं हो साबित हो सकते। सलमान अकरम राजा साहब तो लाहौर से नहीं निकल पाए थे। लाहौर जो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लाहौर से ना निकल सके, उसने क्या पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना होता है। लेकिन भट्टी साहब, जिस तरह की आप जितनी वीक टीम है, फिर आप देख रहे हैं कि आज भी इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पर बड़ी एक पोस्ट आई और उसमें काफी सख्त जबान इस्तेमाल हुई। कहा गया कि दीगर अपोजिशन जमातों समेत महारंग बलोच को भी एहतजाज की दावत देंगे। तो एक तरफ DGISPR उन्हें हिंदुस्तान की प्रॉक्सी कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ खान साहब उन्हें एहतजाज की दावत दे रहे हैं। आपके ख्याल में ये अप्रोच दुरुस्त है या फिर ये बैकफायर करेगी बड़े बुरे तरीके से? देखिए, इस अप्रोच का महारंग बलोच को मेरे कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है और लोग शहीद होते हैं तो महारंग बलोच खामोश होती है। और उस वक्त मुझे उसको शायद इल्म नहीं है कि जो पंजाबी जिनको कत्ल किया जाता है बलूचिस्तान में वो भी पाकिस्तानी है जी। और शायद इल्म नहीं है जो दहशतगर्दी होती है उस पर भी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है उस पर वापस आता हूं, तो महारंग बलोच को दावत देना और वो बाकी सारी टर्म्स का इस्तेमाल करना और मुल्क गिर इhtजाज करो और एक वो क्या कहते हैं यलगार तो नहीं, मैं उसको कहता कि पूरे मुल्क में इhtजाज करो और इस्लामाबाद में नहीं आना, जहां जहां वहां इhtजाज करो और मुल्क गिर तहरीक। इसके 2-3 पहलू हैं। एक, इमरान खान साहब ने अब इस अपनी जो एक्स में गुफ्तगू में बता दिया है कि भाई मेरी मुलाकातों पे पाबंदी लगने वाली है, अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, हम पे जुल्म सितम के सिलसिले जारी हैं और आगे मजीद तेज होने वाले हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? सिर्फ ये इhtजाज अवाम के पास जाने का। क्योंकि जो प्रेडिक्शन हफीजुल्लाह रियाजी साहब दे रहे थे कि इमरान खान साहब 5 जून को रिहा हो जाएंगे, वो तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो वो इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो गए थे। मैंने तो शायद आपने कई टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा कि ये मैंने पता किया है लेफ्ट राइट, ये नजम सेठी साहब से लेकर हफीजुल्लाह नियाजी साहब तक सब, मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे थे, लेकिन ये जो दोनों ने गुफ्तगू की, इससे पहले भी इस तरह की गुफ्तगू होती रही है जी। और ये इसमें कोई चीज नहीं थी। बाकी आप लाहौर में करीब ही हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब का मैं नंबर आपको सेंड करूंगा, जरा पूछ लीजिएगा कि 5 का आज 4 जून होगी, कल शाम को नहीं हुआ तो 5 जून 2025 26 के 27 उन्होंने क्लियर नहीं किया था, मे बी वो शायद उन्होंने ईयर किसी और ईयर की बात की हो। बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, एक और मासूम जान जिसने अभी जिंदगी ठीक से शुरू ही नहीं की थी, जो पढ़ना चाहती थी, जो अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी, जो ख्वाब देखना चाहती थी, उसके ख्वाब एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने छीन लिए। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात को पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। सना यूसुफ के आबाई इलाके चित्राल में हर आंख सोगवार है। उनके चचा कौसर अली शाह ने उर्दू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सना यूसुफ बहुत मिलनिसार और हंसमुख लड़की थी। वो इस्लामाबाद में रहने के बावजूद अपने इलाके के बारे में फिक्रमंद रहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो इलाके के लोगों की मदद करे। उन्होंने मजीद कहा कि सना यूसुफ की मौत ने हर चित्राली को अफसरदा कर दिया है। गाँव में शोक की फिजा है। बच्चे, बूढ़े और खवातीन सब सना यूसुफ को याद करके रो रहे हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि अपनी बातों से सबको हंसाने वाली अपने पीछे सबको रुला गई। चित्राल के लोगों समेत पूरा पाकिस्तान अपनी बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। इस वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। इस मासूम जान के नाहक कत्ल को जस्टिफाई किया जा रहा है। इस ज़हनियत से कैसे निपटा जा सकता है? क्यों हमारे माशरे में और खासकर नौजवानों में रिजेक्शन की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है? सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले नफरत अंगेज मवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है?
इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सैयद मुजम्मिल शाह। मुजम्मिल, वेलकम टू सुनो राउंड अप। मुजम्मिल, इस्लामाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ का ब्रूटल मर्डर हुआ। वजह एक ही सामने आई कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन। क्यों हमारी ईगोज इतनी डेलिकेट हो गई है कि हम एक रिजेक्शन पे ही हर्ट हो गई है हमारी ईगो? ये क्या रवैया है? हमारा माशरा किस गिरावट का शिकार हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस इशू। उसकी वजह ये है कि ये आजकल के जो जेनजी में एक इंसेल कल्चर, इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इस टर्म का मतलब ये है, इंसेल उसको कहते हैं बेसिकली जिसको अगर ये परसीव कर ले वो इंसान कि अगर मैंने किसी खातून को चूज करना है और अगर वो मुझे इनकार कर दे तो उसके पास कंसेंट का राइट नहीं है। बिकॉज दे सी वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स। वो ये समझते हैं कि खवातीन की ना कोई पर्सनल ऑटोनॉमी होती है और ना वो अपनी राय रखने का इख्तियार रखती हैं। इसीलिए एक फैसला अगर हमने कर लिया है तो आप होती कौन है हमें रिजेक्ट करने वाली। इसके ऊपर एक सीरीज भी एडोलेसेंस के नाम से आई थी जिसको ब्रिटेन में तमाम स्कूलों में दिखाए जाने का एक पैगाम दिया केयर स्टॉमर ने, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू था क्योंकि वहां रिपीटेड केसेस इस तरह के हो चुके हैं। तो ये केस भी उसी इंसेल कल्चर का ब्लो बैक है जिसमें एक 22-23 साल का लड़का जिसने सिर्फ मैट्रिक की तालीम हासिल की हुई है और वो उसके घर के बाहर 6 घंटे 2 रोज पहले भी खड़ा हुआ था, सोशल मीडिया पे भी उसको हैरास कर रहा था और जब उसने रिजेक्ट किया है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ये जो रॉट है इसकी बुनियादी वजह लैक ऑफ एजुकेशन और इलिटरेसी है, क्योंकि स्कूल्स में हम अपने मर्दों को, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं कि खातून के राइट्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑटोनॉमी क्या चीज होती है और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। तो हमारे मुआशरे के अंदर जो मिसोजिनी प्रैक्टिस होती है, जो खवातीन दुश्मनी और इनसिक्योरिटी है, ये उसका ब्लो बैक है। आज भी अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि किसी के नो का मतलब नो ही होता है तो ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। ना सिर्फ इसके लिए मुजम्मिल आप एक्शन स्कूल्स तो ले में, सकते बल्कि आई हैं, थिंक जेल में डाल स्टार्ट तो सकते हैं, आपके फांसी घर दे से सकते शुरू हैं। होता है कि आप घर में अपने बच्चों को जो तरबियत दे रहे हैं उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसकी वजह ये है कि ये इशू जो है ये आइडियोलॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है। ये सिर्फ क्राइम का इशू नहीं है कि एक इंसान गया और उसने जाके एक हरकत की और उस इंसान को आप खत्म कर दें तो ठीक हो जाएगा। जो पोस्ट मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी देखी होंगी, जिसमें तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं सना यूसुफ की, तो नीचे बहुत से लोग कमेंट्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। जी, मैं ये नहीं कह रहा वेरी सब लोग ऐसे अनफॉर्चुनेट। हैं, 10 में से 2 होंगे, एक ऐसा होगा, लेकिन जो ऐसी बात कर रहा है उसकी सिख मेंटालिटी का आप अंदाजा लगाइए कि एक 17 साल की बच्ची को बगैर किसी कसूर के गोलियां मार के मार दिया, तो उसको सेलिब्रेट करने वाला दिमाग कैसा होगा ये सोच लीजिए आप। नूर मुकद्दम के बाद भी, केस के बाद ऐसे बहुत से साफी तक थे जो बोल रहे थे उसका अपना कसूर था, वो लेने क्या गई थी वहां पे। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग का जो कल्चर है ये सिर्फ सेंसिटाइजेशन से खत्म होगा। सेंसिटाइज करें पाकिस्तान के मर्दों को। खवातीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, मर्दों का कसूर है, क्योंकि मर्डर खवातीन नहीं कर रही, मर्द कर रहे हैं। जो आपने जिस तरह से बात की ना कि जो पिक्चर्स सना यूसुफ की डिस्प्ले हुई और उसके नीचे जो लोगों के इनसेंसिटिव कमेंट्स थे और जिस तरह की सेलिब्रेशंस वो कर रहे थे, तो अब ये फ्रस्ट्रेशन, ये रवैया हमारे माशरे में कैसे इवॉल्व हुआ है और हम अब इसको कैसे केटर कर सकते हैं? देखें, इसमें एक चीज तो ये है कि इसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस तरह का वायलेंट क्राइम आप देखेंगी कि जहां पर किसी हद तक एक मॉडरेट या फिर ऐसी इकोनॉमिक क्लास है जिसको थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन एक्सपोजर मिला हुआ है, जिसने ऐसे तालीमी इदारों में तालीम हासिल की है जहां खवातीन का पढ़ना या उनका तालीम हासिल करना नॉर्मल तस्वुर होता है, तो वहां पर शायद ये रवैया इतना बड़ा ना हो जितना उन जगहों पर है जहां पर कंसेप्शन ही नहीं है इस चीज की। अब पाकिस्तान जेंडर गैप के लिहाज से दूसरा सबसे वर्स्ट कंट्री है दुनिया में। खवातीन जहां पर डेंजरस हालात को फेस करती हैं उस लिहाज से टॉप 10 में सबसे वर्स्ट कंट्री है। तो ये जो चीजें हैं ये इसीलिए हैं कि हमने गवर्नेंस ठीक नहीं की। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो इस नौयत के केसेस होते हैं जिसमें सेक्सुअल अब्यूज होती है खवातीन के अगेंस्ट, उसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 3 से 4% है। जब एक क्रिमिनल को मालूम है कि 96% चांस है मेरे छूट जाने का, मेरा फ्री फिरने का, तो आप उसको इंटिमिडेट नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते उसको। और दूसरा, एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। जिस तरह के तालीमी इदारे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो डिग्रियां बांटने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं यहाँ पे, जी। उनका ये काम है ही नहीं कि वो एजुकेट करें या लिटरेट करें। वो तो सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को बुलाती हैं। तरह तरह के स्कूल गलियों में खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुली हुई हैं, लेकिन उसमें फोकस इस बात पे नहीं है कि ह्यूमन राइट्स पढ़ाने हैं या फिर जेंडर रिलेशंस को रिफॉर्म करना है, या फेमिनिज्म को लेके आप देख लीजिए कि तस्वुर इतना मनफी है कि उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्सैनिटी से लिंक कर दिया है हमने। उसकी जो बिल्कुल। 3 वेव्स थी, किस तरह से उसने दुनिया में एज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट ख़वातीन को वोटिंग का हक दिलवाने के लिए अपनी स्ट्रगल शुरू की, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। मुज़म्मिल, यहाँ आम आपने विक्टिम ब्लेमिंग की जिस तरह से बात की है, चले एक जाहिल इलिटरेट बंदे से तो समझ आती है कि इस तरह के रिस्पॉन्स आने की, लेकिन अगर हम अपने सिस्टम में आला ओहदों पर मौजूद शख्सियात को भी देखें तो वो भी विक्टिम ब्लेमिंग करती हैं। माजी में मोटरवे केस हुआ तो साबिक CCPO लाहौर उमर शेख ने मुतासरा खातून पर ही इल्ज़ाम धर दिया कि वो रात को मोटरवे पे क्यों निकली थी। नूर मुकद्दम केस में अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मुतनाज़िर रिमार्क्स सुनने को मिले। ये मेंटालिटी तो फिर आप अगर कहें ना कि लिटरेट और इलिटरेट, तो ये मेंटालिटी तो शायद बिला तफरीक एक लिटरेट और इलिटरेट दोनों में पाई जाती है। नहीं, बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन हम अगर लिटरेसी का मयार ये रख रहे हैं कि उस शख्स के पास डिग्री है यूनिवर्सिटी की या नहीं, तो ये मयार गलत है। इशू सिर्फ यही है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से तालीम याफ्ता होकर आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल इशू था, जो आपका आइडियोलॉजिकल इशू था, या नजरियाती एतबार से भी आप लिटरेट हो चुके हैं। तो यहाँ मसला यही है क्वालिटी एजुकेशन का। 2.5 करोड़ बच्चे तो आपके स्कूलों से बाहर हैं, और जो स्कूल जा रहे हैं उनको भी इस नौयत के करिकुलम पढ़ाए जाते हैं जिसमें सेंसिटाइजेशन नहीं दी जाती, जिसमें बच्चे को आज तक ये पढ़ाना मुश्किल है कि गुड टच और बैड टच क्या होती है। Exactly. हालांकि ये वो मुल्क है जहां पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन के केसेस हजारों की तादाद में रिपोर्ट होते हैं। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट भी इस पर आई है, लेकिन हम अभी तक इतनी जुर्रत नहीं कर पा रहे कि बच्चों को इस मामले में लिटरेट कर दें। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन की है, मैं एडमायर करता हूं उसको, कि बच्चों की सेंसिटाइजेशन के लिए स्कूल के करिकुलम्स में ये चीजें डलवा रहे हैं। तो ये चीज है कि ये ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा। जो लोग तालीम याफ्ता सिर्फ इसीलिए हैं कि उनके पास डिग्री है, तो मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि पेट्रियार्की एक कल्चर है, पेदरशाही का निज़ाम एक कल्चर है, और ये जितने पॉलिटिकल ऑफिसेज में लोग बैठे हुए हैं या फिर जुडिशल ऑफिसेज में लोग बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो उसी कल्चर का इन्फ्लुएंस करके अपने आप को वहां पर मौजूद हैं। इसीलिए वो खवातीन को आपको वो ड्यू शेयर देते हुए दिखाई नहीं देंगे इन तमाम केसेस के एतबार से। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए जो खवातीन की एम्पावरमेंट की तहरीकें हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए। ख़वातीन की जो इकोनॉमिक एमेंसिपेशन है, यानी कि मुआशी तौर पे वो अपने ऊपर डिपेंड करें, तब वो एम्पावर होंगी, उस पर ज़ोर देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रास रूट लेवल से मर्दों का जो दिमाग है उसको रिफॉर्म करने का कोई प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि कल को जाके रिजेक्शन के ऊपर इतनी ईगो ना आ जाए कि वो किसी को जाके कत्ल करके आ जाए, जिस तरह इस केस में हुआ है। और वो कोई वो औरत कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आपने ख्वाहिश का इजहार किया तो आपको मिल जाए। ये इस नोयत का पहला वाकया नहीं है। चंद हफ्ते कबल हमने देखा कि एक खातून को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि घर वालों को उसकी वीडियोस पसंद नहीं आई। फिर एक और लड़की ने हमने देखा कि सोशल मीडिया पर घरेलू मसाइल का जिक्र किया तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। हम बहसियत माशरा इसमें इस हद तक नाकाम हो चुके हैं क्या? और दूसरा, जब भी इस तरह के वाकयात हो तो एक आर्गुमेंट आता है मुजम्मिल कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, बिल्कुल फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। उसकी वजह कोई अगर ये कहता है कि एक खातून की शक्ल अगर सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है तो फिर उसका ज़िंदा रहने का हक नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये फिर इंसानों के मुआशरे का शहरी तो ये बात नहीं कर सकता आज के दौर में। उसकी वजह ये है कि अब आकर आप अगर किसी के कंटेंट से इख्तलाफ करते हैं तो उसका रिजल्ट ये है कि उसकी ज़िंदगी छीन लें जाके। तो इस एतबार से तो लाखों करोड़ों मर्द भी दुनिया में ऐसे होंगे जो ऑफेंसिव कंटेंट बना रहे होंगे, जो इंस्टिगेट कर रहे होंगे वायलेंस पे, या बहुत से पाकिस्तान के अंदर ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मर्द हजरात हैं जो खुलेआम ये बोलते हैं कि खवातीन को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उनकी तालीम पर पाबंदी होनी चाहिए। तो अगर वो जिंदा रह सकते हैं तो मैं सना यूसुफ की बात कर लेता हूँ, इनका सोशल मीडिया आप उठा के देख लें। चलें, आप बाकियों को ये सैंक्शन करते हैं कि ऑब्सैनिटी फैल रही है। ये 17 साल की बच्ची तो फूड जो है वो ब्लॉगर थी, और वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स पे जाके वहां पर आपको ये दिखा रही है कि यहाँ पे इस नौयत का खाना मिलता है या इस नौयत का खाना मिलता है। इसमें कौन सी ऑब्सैनिटी देख ली है आपने? तो बात यह है कि जो भी इस नौयत का कोई आर्ग्यूमेंट करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है जो विक्टिम ब्लेमिंग है। और
दुनिया के आजकल के सिविलाइज मुआशरों में ये अलाउड नहीं है कि आप टीवी की स्क्रीन पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के एक ऐसी खातून जो विक्टिम बनी है वायलेंस का, जिसकी जान भी चली गई है, उसी को ब्लेम करना शुरू कर दें। हमारा तो वो मुल्क है ना जिसमें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए ये बोल दिया था कि अगर तो खातून के कपड़े इनअप्रोप्रिएट होंगे तो उसका अपना कसूर है, उसके खिलाफ वायलेंस हुआ तो हमारा तो अलमिया ये है ना कि हमने ऐसे लोगों को हाईएस्ट ऑफिसेस तक पहुंचाया है, बजाय इसके कि उनको पहले साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, हम उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी देते रहे हैं। तो इसको रिफॉर्म करने के लिए हमें यही जो काउंटर नैरेटिव है, जो कि एक फिलहाल माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव है, वो यही है कि खातून को इंसान समझना पड़ेगा। इंसान फिलहाल समझना जेंडर पड़ेगा गैप और अगर इतना है लॉज कि उनके लिए ना हैं, बिल्कुल लॉज हैं, लेकिन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि विक्टिम की फैमिली सालों इंसाफ के लिए इंतजार करती रहती है, लेकिन आखिर में मुजरिम को साइको पेश करके और उसको दिया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच सैयद मुजम्मिल शाह आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।